नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से जानेंगे। विभागीय पदोन्नति समिति कैसे कार्य करेगी और आप कैसे पता करेंगे कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं, और होगा तो किस प्रक्रिया के तहत होगा। मैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के पूरे 1 से लेकर 26 बिंदुओं को बताऊंगा। वीडियो देखने के बाद आपको इन नियमों के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 है। ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, मतलब कि जो कि 19/6/2025 को प्रकाशित हुए हैं। उसके बाद अपन इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे, विस्तार और लागू होना। यह मध्य प्रदेश के लोक सेवकों के लिए लागू है और यह कोई भी जो पहले से नियम बने हुए हैं उनकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो है लागू होंगे। पदोन्नति हेतु आधार का विनिश्चय, मतलब कि पदोन्नति किस आधार पर की जाएगी। यहाँ पर पदोन्नति के लिए 2 प्रोसेस हैं। पहला, प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी, मतलब कि मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर, और शेष सभी पद मतलब कि तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में जो पदोन्नति होगी वह वरिष्ठता से उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी, मतलब कि सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी। अब उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 5। इसमें क्या दिया गया है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित रखे जाने वाले पदों की गणना किस प्रकार से होगी। विभाग के संवर्ग विशेष में आरक्षित प्रवर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं संवर्ग में प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आरक्षित प्रवर्गों के लिए आरक्षित रखे जाने वाले पदों की गणना निम्नानुसार होगी, मतलब कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कितने पद आरक्षित रखे जाएंगे वह इस नियम में बताया गया है। पहला पॉइंट है, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या संवर्ग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या का 20 गुणित y% होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अनुसूचित जनजाति में जितने पद आपके मतलब कि कह सकते हैं उसको अपन की जो स्वीकृत पद हैं उसका 20%, स्वीकृति का 20% जो है इसमें होगा। यहाँ पर जो y है इसको मैं अभी आगे उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा कि y एक्चुअल में क्या है। y की वैल्यू जनरली 1 रखी जाएगी, उस हिसाब से 20% जो है अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जा रहा है। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट में अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या संवर्ग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या का 16 गुणा x% होगी, मतलब कि 16% होगी। इसमें आगे भी एक उदाहरण से मैं आपको बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। उसमें 1 से y की गणना संवर्ग द्वारा संपादित कार्यों में प्रशासनिक दक्षता तथा आरक्षित प्रवर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए एक संख्या होगी जिसका मान 0 से 1 तक हो सकेगा। 0 का मतलब ये हो जाएगा कि रिजर्वेशन आपका 0 हो जाएगा, और 1 का मतलब ये हो जाएगा कि अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन है वो 20% हो जाएगा, और अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन है वह 16% हो जाएगा। ठीक है, और ये जो निर्धारण है x और y का, यह एक समिति द्वारा की जाएगा, और समिति का जो है सचिव होगा वह संबंधित विभाग का भार साधक सचिव होगा जो कि अध्यक्ष कहलाएगा, और संबंधित विभाग का विभाग अध्यक्ष सचिव कहलाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप सचिव से अनिम्न स्तर का हो वह सदस्य होगा, और यदि तीनों में से यदि कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग का नहीं है तो एक अनुसूचित जाति वर्ग का एक सदस्य होगा जो कि द्वितीय श्रेणी से निम्न स्तर का नहीं होना चाहिए, और यदि अनुसूचित जनजाति वर्ग का भी नहीं है उसमें से तो फिर अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक लोक सेवक जो कि द्वितीय श्रेणी से निम्न स्तर का ना हो वह होगा। आगे बात करेंगे कि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि x और y, कहने का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण दिया जा रहा है, तो वह जो है इस आधार पर ही दिया जा रहा है।
ठीक है। इसमें एक्स और वाई का मतलब ये है कि सामान्यतः 1 ही रहेगा, लेकिन यदि इसमें परिवर्तन करना है तो जो है ये जो समिति है इसके अनुमोदन के उपरांत ही किया जा सकेगा। इसमें मुख्य सचिव, संबंधित विभाग का बाहर साधक सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के बाहर साधक सचिव सदस्य रहेंगे। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक चयन वर्ष हेतु एक बार आयोजित की जाएगी। सेकंड है 31 दिसंबर 2025 के पूर्वाहन तक के रिक्तियों के लिए एक विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इस नियम के प्रवृत्त होने के उपरांत की जाएगी। तत्पश्चात, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इसके अंदर मैं सीधा सा आपको बता देता हूँ कि जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक है वह पिछले 9 सालों से नहीं हुई है। तो वर्तमान में क्या होगा कि विभागीय पदोन्नति समिति अभी 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार होगी। पहली बार तो वह स्थिति में होगी कि 31 दिसंबर 2025 तक जो पद रिक्त हैं उनके ऊपर जो है पदोन्नत किया जाएगा, और उसके बाद जो बैठक है वह सितंबर से नवंबर माह के मध्य आयोजित की जाएगी। ठीक है। हालांकि अभी हाल ही में निर्देश जारी हो चुके हैं कि 31 जुलाई 2025 तक आपको जो पहली बैठक है वह करना है। सभी विभागों को प्रयास करें कि आप विशेष विभागीय पदोन्नति समिति का जो है बैठक करें और पदोन्नति करें, और प्रत्येक वर्ष जो है ये है सितंबर से नवंबर माह के मध्य आयोजित की जाएगी। तो इसमें जो है पूरक जो है यही लिखा हुआ है कि पूरा जो है समिति जो है 2 बार होगा, अभी 31 दिसंबर 2025 है। उसके बाद देखें अहकारी सेवा की अवधि की गणना। मतलब ये है कि कोई भी लोक सेवक कब जो है अहकारी जो सेवा की गणना है अवधि की वह कैसे होगी, तो वह इसका कहने का मतलब ये है कि पदोन्नति के लिए पात्रता है तो अहकारी सेवा की अवधि की गणना संबंधित चयन वर्ष, जिस चयन वर्ष की पदोन्नति हेतु समिति की बैठक आयोजित की जा रही है कि विचारण तिथि के पूर्वाहन तक उस वर्ष से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग सेवा के भाग पद में आया है। स्पष्टीकरण, लोक सेवक द्वारा पदोन्नति का कार्यभार ग्रहण जिस कैलेंडर वर्ष में किया गया है, अहकारी सेवा की गणना के लिए उस कैलेंडर वर्ष को 1 वर्ष माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति दिसंबर में भी ज्वाइन करता है कैलेंडर वर्ष के, तो उस कैलेंडर वर्ष को पूरा 1 साल मान लिया जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है, उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि दिसंबर 2021 में जब जैसे कोई व्यक्ति आता है तो 31 दिसंबर 2025 को उसकी 5 वर्ष की अहकारी सेवा पूर्ण हो जाएगी। हालांकि ये गणना तो कर लेंगे, लेकिन प्रमोशन के लिए आवश्यक है गोपनीय चरित्रावली। आप देखते हैं उसके लिए भी आगे दिया हुआ है कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों द्वारा उपयुक्तता का निर्धारण। विभागीय पदोन्नति समिति लोक सेवक पदोन्नति के लिए उनके सेवा विलेख के आधार पर एवं जिस चयन वर्ष की पदोन्नति हेतु समिति की बैठक आयोजित की जा रही है उससे ठीक पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी। यदि उपयुक्त 5 वर्षों के प्रतिवेदन में से अधिकतम 2 गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो तो विभागीय पदोन्नति समिति ठीक 2 पूर्ववर्ती वर्षों अर्थात कुल 7 पूर्ववर्ती वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों को विचारण में ले सकेगी। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब यह हुआ कि लोक सेवक की पदोन्नति के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वह यह है कि उसकी 5 वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए किसी कारण से 2 गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हैं तो फिर जो उसके पूर्ववर्ती गोपनीय प्रतिवेदन हैं उनको विचार में लिया जाएगा। यहाँ पर डिटेल में यही लिखा हुआ है और इसमें जो है उदाहरण भी दिया हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जो सेकंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, उपनियम 1 के अतिरिक्त अंतिम 2 वर्षों में से कम 1 वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी बोल दिया है कि 2 वो कह रहे हैं कि किसी भी 2, लेकिन जिस समय बैठक आपकी हो रही है तो अंतिम 2 में से 1 फिर भी जो है गोपनीय चरित्रावली व्यक्ति की उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो 4th पॉइंट है इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ छूट भी दी गई है कि अधिकतम 1 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन पर निर्धारित समय पर स्वमूल्यांकन के साक्ष्य उपलब्ध होने पर परंतु प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी मतदान नहीं होने की स्थिति में उक्त वर्ष का मूल्यांकन उपलब्ध वर्षों के मूल्यांकन का औसत होगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें छूट यह दी गई है कि कभी कभी क्या होता है कि जो समीक्षक है या स्वीकारकर्ता अधिकारी है उनका मतदान किसी कारण से नहीं हो पाता है, तब अगर मान लो लोक सेवक ने प्रस्तुत कर दिया है अपना प्रतिवेदन
गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है बट नामांकन नहीं हो पाया है, तब भी उस पर विचार कर लिया जाएगा यदि कोई युक्त कारण है तो। और साथ ही में इसमें बहुत सारी और भी सुविधाएं दी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। गोपनीय चरित्र वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रमोशन के लिए, इसलिए जो है आपको अपने DDO से जो है थोड़ा ठीक से बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर गोपनीय प्रतिवेदन का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। 9 साल से हुआ नहीं है तो वैल्यूज़ इसकी कहीं ना कहीं कम हो रही है CR की, बट अब बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। आगे देखते हैं गोपनीय प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता। नियम 8 अनुसार गोपनीय प्रतिवेदन का अनुपलब्ध रहने की दशा में संबंधित प्रकरणों परिभ्रमण में नहीं रखा जाएगा एवं ऐसे पदों के विरुद्ध अन्य पात्र लोक सेवक को पदोन्नत कर दिया जाएगा। ऐसे प्रकरणों को गोपनीय प्रतिवेदन की उपलब्धता के पश्चात आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति के विचारण हेतु रखा जाएगा। आगामी विभागीय पदोन्नति समिति में पात्र पाए जाने पर उस लोक सेवक के वरिष्ठ पात्र अनुसार पूर्ववत यथा स्थान पुनर्स्थापित की जाएगी। इसका मतलब ये है यदि किसी व्यक्ति की गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है तो जो पद है उनको खाली नहीं रखा जाएगा, उनको अन्य लोक सेवक के माध्यम से भर दिया जाएगा। और जब उस लोक सेवक की गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाएगा तब जो है उसको अगले वर्ष की समिति की बैठक में विचार किया जाएगा और उसका प्रमोशन किया जाएगा। साथ में जो उसकी सीनियरिटी है उसको बनाए रखा जाएगा। ठीक है, इसमें स्पष्ट करके यही लिखा हुआ है। उसके बाद पदोन्नति हेतु अनुपयुक्तता। यदि संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील 1966 के नियम 10 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की गई है तो वह शास्ति विचारण तिथि पर प्रभावशील हो तब लोक सेवक को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। शास्ति का प्रभाव निम्न तालिका अनुसार होगा। यदि वो ये कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर प्रचलन में है तो क्या होता था पहले कि पूरी तरह मना कर दिया जाता था, लेकिन अब उनने एक कंडीशंस दे रखी है। इसमें शास्त्री का स्वरूप के हिसाब से प्रभाव की अवधि दे रखी है। इस प्रभाव की अवधि के बाद जो है लोक सेवक को पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए पहला देख लेते हैं कि परिनिंदा है जिस दिनांक को शास्त्री आरोपित की गई है उस तिथि से 1 वर्ष तक, मतलब परिनिंदा का अगर मान लो किसी के ऊपर लगता है ब्लेम तो फिर क्या होगा 1 वर्ष के बाद उसके ऊपर विचार कर लिया जाएगा। उसी प्रकार सेकंड वाला ऑप्शन है कि उपेक्षा या आदेशों के द्वारा शासन को पहुंचाई गई किसी आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की उसके वेतन से वसूली होती है मान लो, तो आदेशित की गई वसूली योग्य राशि की पूर्ण वसूली होने की तिथि के 1 वर्ष बाद जो है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और उसको जो है पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार से इसमें सब कुछ दिया हुआ है, यह आप देख सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वरिष्ठ से उपयोगिता के आधार पर पदोन्नति, मतलब सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी। यहाँ पर 2 प्रकार से जो है 2 प्रोसेस अपने पास हैं जिसके हिसाब से जो है प्रमोशन होगा। पहला है योग्यता से वरिष्ठता, सेकंड है वरिष्ठता से उपयोगिता। योग्यता से वरिष्ठता मैंने जैसा आपको बताया है कि प्रथम श्रेणी और उच्च पदों के लिए है लेकिन वरिष्ठता से उपयोगिता जो है सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी यह है द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी के लिए है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो है प्रमोशन किस आधार पर होगा। ठीक है, तो और नंबर्स भी जो है संख्या भी ज़्यादा तृतीय द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की होती है। अब देखिए पहला देखते हैं वरिष्ठ से उपयोगिता के आधार पर पदोन्नति। अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए रिक्तियों की गणना। अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए उपलब्ध रिक्तियां नियम 5 के उपनियम 1 के अनुसार अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित रखे जाने वाली पद संख्या में से जितने पद उस संवर्ग में पूर्व से अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लोक सेवकों से पदोन्नति द्वारा भरे गए हैं को घटाकर प्राप्त पद संख्या होगी। इसका मतलब ये है कि कितने अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की जो है रिक्ति है उसकी गणना कैसे होगी, मतलब कितने लोगों को जो है पदोन्नत किया जाना है। तो जैसा अभी मैंने 5 वाले नियम में बताया था कि वो क्या करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए मैंने बताया था आपको 20%। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में मान लो कोई संवर्ग है, जैसे कि मान लीजिए कि अपन बात कर लेते हैं सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नति होनी है। ठीक है, अब उस पद पर पदोन्नति होनी तो उसमें ये देखेंगे अपन कि टोटल पद कितने हैं, स्वीकृत पद कितने हैं। ठीक है, स्वीकृत पद में से मतलब रिजर्वेशन के बाद
रिजर्वेशन के बाद टोटल नंबर जो है अनुसूचित जनजाति का वह 20% होना चाहिए, ठीक है, प्रमोशन के बाद। लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि 20% तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वर्तमान में कितने अनुसूचित जनजाति के लोक सेवक हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितने हैं उसमें से माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस करने के बाद जो पद संख्या प्राप्त होगी उतने जो है लोक सेवक अनुसूचित जनजाति के जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड सॉरी, अनुसूचित जाति प्रवर्ग की रिक्तियों की गणना। अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए उपलब्ध रिक्तियां नियम 5 के उपनियम 2 के अनुसार अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित रखे जाने वाले पद संख्या में से जितने पद उस समय पूर्व से अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लोक सेवकों से पदोन्नति द्वारा भरे गए हैं वो घटाकर प्राप्त पद संख्या होगी। इसका मतलब भी वही है, यहाँ पर रिजर्वेशन जो कोटा है वो है 16%। मतलब ये हुआ कि जब रिजर्वेशन, मतलब ये है कि जब पदोन्नति हो जाएगी तो जितने पद संख्या हैं, जितने प्रमोशन होने के बाद AG2 जितने बनने हैं उसमें 16% टोटल होना चाहिए। 16% में से मान लो अगर पहले से पद भरे हुए हैं, ठीक है, पहले से पद भरे हुए हैं तो उसको जो है माइनस करने के बाद जो शेष हैं वह जो है अनुसूचित जाति में से नीचे मेरिट से जाएंगे और ऊपर जाकर उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको उदाहरण के रूप में भी मैं आपको डिटेल बताऊँगा। अनारक्षित रिक्तियों की गणना। अनारक्षित रिक्तियों की संख्या संवर्ग में पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल रिक्तियों में से नियम 11 के उपनियम 1 एवं 2 में गणना किए गए पदों की संख्या को हटाकर प्राप्त शेष पद संख्या होगी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जितने प्रमोशन होने हैं, होता क्या है कि जितने प्रमोशन होने हैं मतलब कि जितने पद स्वीकृत होते हैं वो तो कंफर्म है कि इतने भरे हैं और इतने कंफर्म है, ठीक है। तो जितने होने हैं तो होने में से जितने अनुसूचित जनजाति के हो गए हैं और जितने अनुसूचित जाति के हो गए हैं, फिर जो शेष बचे हुए हैं वह अनारक्षित रिक्तियों की गणना में आएंगे, ठीक है। इसको उदाहरण के रूप में अपन समझ लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है इसमें, इसको आप आसानी से खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। मैं इसमें डिटेल में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा सॉरी। मान लीजिए कि इस संवर्ग में कुल पद संख्या 50 है, ठीक है। कुल पद संख्या से मतलब यहाँ पर है स्वीकृत पद। स्वीकृत पद मतलब पदोन्नति से, जिसमें पदोन्नति स्वीकृत पद होता क्या है, पदोन्नति के अलग होते हैं, सीधी भर्ती के अलग होते हैं, ठीक है। तो ये है स्वीकृत पद पदोन्नति के हिसाब से, जिसमें नियम 5 अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10 पद आरक्षित हो गए। मतलब 10 पद आरक्षित हो गए मतलब कि ये हो गया कि 20%, 50 का 20% कितना होगा 10, तो 10 पद आरक्षित हो गए। अनुसूचित जाति वर्ग के 8 पद आरक्षित हो गए, मतलब 50 का 16% कितना हो गया 8 पद आरक्षित हो गए। उस संवर्ग में पूर्व से अनुसूचित जनजाति वर्ग के 6 लोक सेवक एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 3 लोक सेवक कार्यरत हैं। मतलब ये है कि प्रमोशन तो कर रहा है अपन को AG2 पे, लेकिन AG2 में जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं तो वह जो 6 लोक सेवक जो है अनुसूचित जनजाति के हैं और 3 जो है अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं। उस संवर्ग में कुल 20 पद रिक्त हैं, ठीक है। अब ये भी देखिए आप कि 50 में से 20 पद रिक्त हैं, 20 पदों पे पदोन्नति होना है, ठीक है। और उसमें जो 50 में से 10 जो है अनुसूचित जनजाति के भरे हुए हैं और 8 जो हैं अनुसूचित जाति वर्ग के हैं आरक्षित, ठीक है। उस संवर्ग में कुल 20 पद रिक्त। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या कितनी होगी 10 - 6 होगी, क्योंकि टोटल अनुसूचित जनजाति के 10 होने चाहिए लेकिन 6 भरे हुए हैं तो 4 होगी, 4 लोगों का प्रमोशन होगा। एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या 8 - 3 = 5 होगी, क्योंकि 8 टोटल होना चाहिए 16% के हिसाब से, लेकिन 3 भरे हुए हैं तो 5 लोगों की नियुक्ति होगी। कहाँ से, अनुसूचित जाति वर्ग की लिस्ट है। और अनारक्षित रिक्तियों की संख्या होगी टोटल 20 जो है पद जो है रिक्त हैं, 20 पे प्रमोशन होने हैं, तो इसमें से 4 चले गए आपके अनुसूचित जनजाति से और 5 चले गए आपके अनुसूचित जाति से। तो ये जो 11 लोग हैं 20 - 4 - 5 तो 11 लोग ही है जाएंगे कहाँ से, अनारक्षित श्रेणी से, ठीक है। और ये किस हिसाब से जाएंगे, ये जाएंगे इनकी मेरिट के हिसाब से, वह इसमें सभी वर्गों को लिया जाएगा, SC ST OBC और जनरल। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद विचारण सूची। विचारण सूची का प्रावधान है ऐसे लोक सेवक जिन्होंने भर्ती नियमों के अनुसार फीडर संवर्ग सेवा के भाग पद के वेतनमान में विहित आयकारी सेवा एवं भर्ती नियम में उल्लेखित अन्य अर्थाएं पूरी कर ली हो, वरिष्ठ क्रम में संयुक्त विचारण सूची बनाई जाएगी। विचारण क्षेत्र वर्ष की कुल उपलब्ध रिक्तियों का 2 गुना + 4 होगा। मतलब एक विचारण सूची बनाई जाएगी कि जितने की मतलब कि रिजर्वेशन या गैर रिजर्वेशन से जो जितने भी पदोन्नति होने हैं तो कुल
पद संख्या का 2 गुना +4 इतनी जो है विचारण सूची बनाई जाएगी और उसी में से फिर भी जो है वो प्रमोशन किया जाएगा। आगे देखते हैं 5वें पॉइंट पे। एक चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों पर एवं चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में पदोन्नति गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनका जो गोपनीय प्रतिवेदन अगर उपलब्ध है और उसमें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है तो उनका प्रमोशन कर लिया जाएगा, उसमें कोई मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा। शेष सभी लोक सेवक, शेष मतलब चतुर्थ के अलावा कौन, तृतीय एवं द्वितीय। और यहाँ पर अपन ये जो मेथड से बात कर रहे हैं प्रथम श्रेणी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं अपन, क्योंकि प्रथम श्रेणी के दूसरे मेथड से होगा जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ अपन बात कर रहे हैं द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की, और चतुर्थ श्रेणी में गोपनीय प्रतिवेदन की में उपयुक्तता आधार पर कर दिया जाएगा। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए शेष सभी, है ना, ये लिखा हुआ है, शेष सभी लोक सेवकों के विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन के वर्गीकरण अंकों में निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए उत्कृष्ट का प्लस श्रेणी हेतु 4 अंक, बहुत अच्छा का श्रेणी हेतु 3 अंक, अच्छा खा श्रेणी अंक हेतु 2 अंक, औसत ग श्रेणी हेतु 1 अंक एवं घटिया ग श्रेणी हेतु 0 अंक निर्धारित किए जाएंगे। मुझे जहाँ तक पता है कि इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता है, फिर मैं बता दूँ आपको कि गोपनीय प्रतिवेदन में जो है का प्लस के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, का के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, खा के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, ग के लिए 1 अंक दिया जाता है और घटिया के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो है आपकी जो है मतांकन जो है आपका करता है। और लोक सेवक के वार्षिक 5 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन समग्र मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की उपयोगिता के लिए श्रेणी व न्यूनतम आयकारी अंक निम्नानुसार होंगे। मतलब कि आपके अंतिम पाँच गोपनीय प्रतिवेदनों को देखा जाएगा और उसको मान लो कि और उसमें जो है उसके टोटल जो नंबर है उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें ये दिखाएगा पदोन्नति का स्वरूप और समग्र मूल्यांकन के न्यूनतम आयकारी अंक। द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम 13 अंक होना चाहिए आपके अंतिम 5 CR में। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में एवं तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों पर एवं तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में अगर प्रमोशन होता है तो उसके लिए 12 अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब ये हुआ कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की जब प्रथम श्रेणी में जाता है तो उसके लिए 13 अंकों की आवश्यकता होगी और तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में जो है 12 अंकों की आवश्यकता होगी। और चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों पर एवं चतुर्थ श्रेणी से उच्च श्रेणी के वेतनमान में उपयुक्त होने पर ही कर लिया जाएगा। इसमें कोई भी मार्किंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अंदर यदि विचारण क्षेत्र में उपलब्ध लोक सेवक में न्यूनतम आयकारी अंकों, इसमें क्या है कि कुछ थोड़ा सा अंकों उसको शिथिल भी किया गया है कि यदि मान लीजिए न्यूनतम आयकारी अंकों की गणना के उपरांत भी पदोन्नति है तो पर्याप्त संख्या में लोग से पात्र नहीं हो रहे हैं, ऐसे स्थिति में मानव को 1 अंक शिथिल कर दिया जाएगा। मतलब 1 अंक जो है वो कम कर दिया जाएगा। उसके अलावा फिर देखते हैं कि यदि किसी विभाग में नियम 11 को अपने 6 के खंड 2 के अनुसार मानक शिथिल करने के उपरांत भी पर्याप्त संख्या में लोग से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो वह उस चयन वर्ष के लिए मानक शिथिल करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से छूट प्राप्त कर सकेगा। मतलब 1 अंक शिथिल करने के बाद, मतलब 13 की जगह 12 हो गया और 12 की जगह 11 हो गया, उसके बाद भी अगर उपलब्ध नहीं होता है तो सामान्य प्रशासन विभाग से लिखित में सूचना प्राप्त होगी और उस आधार पर ये किया जा सकेगा। उसके बाद भी ये और भी इसमें दिया हुआ है कि और भी शिथिल करने के नियम है कि रिजर्वेशन वालों को 1 अंक और शिथिल किया जा सकता है, लेकिन उनको रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर ही फिर जो है प्रमोशन मिलेगा, अन्य इसके हिसाब से नहीं मिलेगा, आरक्षित के हिसाब से। साथ में इसमें 7वां पॉइंट ये दिया हुआ है कि अगर आयकारी अंक से कम है तो उसको विचारण सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, मतलब रिजर्वेशन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि CR का बहुत ज़्यादा महत्व है। CR के लिए जो है न्यूनतम आयकारी अंक होने ही चाहिए, नहीं होंगे तो फिर उसको जो है विचार नहीं किया जाएगा उनके नाम पर प्रमोशन के लिए। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचारण सूची सम्मिलित लोक सेवकों में से नियम 4 के अनुसार जिन लोक सेवकों के संबंध विभागीय पदोन्नति नियम की अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी गई छोड़कर पदोन्नति है तो उपयोग पाएगा लोक सेवकों की चयन सूची निम्न मापदंड के अनुसार की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो सीलबंद लिफाफा जो पहले वाला प्रोसेस था वो अभी भी है, उसको खोला नहीं जाता, उसके अनुशंसा रख दी जाती है और जब उसका निर्णय होता है उसके बाद उसको ओपन किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो सीलबंद लिफाफों के अलावा जो कि विचारण सूची में सम्मिलित है, मतलब जिनके ऊपर विचार किए जाना है, उनका जो है प्रमोशन कैसा होगा वो इसमें डिटेल में बताया गया है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहला पॉइंट है
पहला पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग, अनुसूचित जाति प्रवर्ग तथा आरक्षित लोक सेवकों की उस संवर्ग सेवा के उस पद के जिस पर पदोन्नत की जाना है, वेतन माने पारिश्रमिक वरिष्ठ अवधारित करने के लिए समस्त पात्र लोक सेवकों को एक संयुक्त सूची उसी क्रम में तैयार की जाएगी जिस क्रम में उनके नाम, संवर्ग, सेवा पद के जिसकी पदोन्नति की जा रही हो कि पद क्रम सूची में स्थापित है, अर्थात वर्तमान पद के वरिष्ठ सूची क्रम बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रेडेशन सूची है वह सबकी एक मिक्स बनाई जाएगी, ठीक है, पूरी मिक्स बनाई जाएगी, उसमें सभी कैटेगरी के लोग होंगे वरिष्ठता के आधार पर। फिर उसके बाद क्या होगा, संयुक्त विचारण सूची में सर्वप्रथम नियम 11 के उपनियम 1 के अनुसार उपलब्ध अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध उपयुक्त पाए गए अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों के नाम वरिष्ठ क्रम में अंकित किए जाएंगे। यह सूची अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की चयन सूची होगी। मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब यह है कि जो संयुक्त सूची है उसमें से पहले रिजर्वेशन किया जाएगा अनुसूचित जनजाति वर्ग का। जैसे मैंने आपको बताया, जितने पद पहले से अनुसूचित जनजाति वर्ग के भरे होंगे, जो शेष होंगे, तो यहाँ पर मेरिट में सबसे ऊपर जो वरिष्ठ हैं उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग को ले लेंगे, ठीक है। उपनियम 9 के खंड 2 की कार्रवाई के पश्चात संयुक्त सूची में नियम 11 के उपनियम 2 के अनुसार उपलब्ध अनुसूचित जाति प्रवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध उपयुक्त पाए गए अनुसूचित जाति के लोक सेवक के नाम वरिष्ठ क्रम में अंकित किए जाएंगे। यह सूची अनुसूचित जाति प्रवर्ग की चयन सूची होगी। इसका मतलब यह है कि जैसे जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति को यहाँ से लिया गया है, जितने उनके पद रिक्त हैं, उसी प्रकार से उसके बाद अनुसूचित जाति संवर्ग के लोक सेवकों को जितने पद उनके रिक्त हैं, जितना उनको रिजर्वेशन दिया गया है 16%, उसके हिसाब से इनको यहाँ से ले लिया जाएगा। जैसे मैंने प्रोसेस बताया था, उतने ऊपर से जो है अनुसूचित जाति वर्ग को ले लिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, उपनियम 9 के खंड 2 एवं 3 की कार्रवाई के पश्चात, मतलब दोनों प्रोसेस होने के बाद, SC ST को ऊपर ले आने के बाद, संयुक्त सूची में से अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग की चयन सूची एवं अनुसूचित जाति प्रवर्ग की चयन सूची में उल्लेखित लोक सेवकों के नाम हटाकर शेष बचे लोक सेवकों में से नियम 11 के उपनियम 3 के अनुसार गणना किए गए रिक्त पदों के वरिष्ठता क्रम में अंकित किया जाएगा। यह सूची अनारक्षित चयन सूची होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले उन्होंने ऊपर से लेके ST को ले गए ऊपर, फिर SC को ले गए, फिर उनके नाम हटा दिए जाएंगे, फिर जो शेष जो वरिष्ठता की सूची है उसके हिसाब से जो शेष पद होंगे उनको जो है वरिष्ठता के आधार पर ऊपर ले लिया जाएगा, उनको चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए हो गए? आई होप आप काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने बता दिया है, समझ आ ही रहा होगा। उसके बाद एक प्रत्यक्ष सूची का भी इसमें जो है प्रावधान है। प्रत्येक प्रवर्ग के लिए चयन वर्ष की अवधि में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए 2 लोक सेवक अथवा संबंधित प्रवर्ग की चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या का 10% जो भी अधिक हो कि वरिष्ठता क्रम में प्रतीक्षा सूची बनाएगी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये प्रवर्ग का मतलब ये है कि जो वर्ग हैं, आरक्षित वर्ग हैं, उनकी क्या होगा, अलग अलग अपने हिसाब से जो है प्रतीक्षा सूची भी बनेगी, ठीक है, जो कि या तो 2 लोगों की लोक सेवक की बनेगी या फिर 10%, जो भी अधिक होगा, ठीक है। बड़े विभाग हैं तो फिर वो उस हिसाब से चेंज हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। यदि चयन वर्ष की अवधि में उद्भूत होने वाली रिक्ति नियम 11 के उपनियम 1 अथवा 2 की गणना के अनुसार आरक्षित रिक्ति है तो उस संबंधित प्रवर्ग की प्रतीक्षा सूची से ही भरा जाएगा। मतलब आरक्षित जो वर्ग है उसको आरक्षित की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा और अनारक्षित जो है वो उसको आरक्षित से भरा जाएगा। परंतु नियम 11 के उपनियम 1 और 2 की गणना अनुसार पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त रिक्ति को आरक्षित प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो उनका रिजर्वेशन कोटा पूरा हो जाता है, मान ली कि पद नहीं, पद मतलब ये नहीं है कि 20% जो है अपन दे रहे हैं ST को, अगर ST का पद वहाँ पर नहीं है, ठीक है, ST ऑलरेडी 20% हो चुके हैं और या फिर SC ऑलरेडी 16% हो चुके हैं, तब फिर जिसको है अनारक्षित प्रतीक्षा सूची से उसको भरा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर, यदि कोई आरक्षित प्रवर्ग का लोक सेवक वरिष्ठता के आधार पर आरक्षित वर्ग एवं अनारक्षित दोनों प्रतिशत सूची में पात्र रखता है तो उसे दोनों प्रतिशत सूचियों में स्थान दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसको दोनों प्रतिशत सूची में स्थान रख दिया जाएगा और जब जो है उसका पदोन्नति की जाएगी तो उसको वहाँ से जो है सम्मिलित कर लिया जाएगा। यदि किसी चयन वर्ष में ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि आरक्षित प्रवर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए अवधारित आवश्यक संख्या में किसी आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त लोक सेवक उपलब्ध नहीं होते तो भरने शेष रहे उतने पद तब तक रिक्त रखे जाएंगे जब तक कि आरक्षित प्रवर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए किसी चयन वर्ष में अवधारित न्यूनतम संख्या नियम 5 तथा इस नियम के उपनियम 9 के खंड 1 एवं 2 के अनुसार की पूर्ति न हो जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब लोक सेवक नहीं है रिजर्व कोटे के, तो फिर उन पदों को खाली रखा जाएगा, उनको अनरिजर्व से नहीं भरा जाएगा, ठीक है। उपनियम 9 के खंड 2, 3 एवं 4 के आधार पर तैयार की गई चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवक के पदोन्नति आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे,
ठीक है। 1 जनवरी को उपलब्ध रिक्त पदों के संबंध में आदेश 1 जनवरी से पूर्व जारी किया जाएगा, जो 1 जनवरी से प्रभावशील होगा। 1 जनवरी के उपरांत जिस समय रिक्तियाँ उद्भूत होगी उस तिथि से अधिकतम 1 माह पूर्व में आदेश जारी किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले तो वह ये देख लेंगे अपना, मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि 31 दिसंबर, अभी तो 31 दिसंबर 2025 में जितने पद खाली हैं उसके हिसाब से भर दिया जाएगा अभी विशेष विभागीय में। उसके बाद 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में जो रिक्त होने वाले हैं उनका अभी से अनुमान लगाकर एक सूची तैयार कर ली जाएगी और जो है उसमें जो है आदेश जारी कर दिए जाएंगे पहले ही। और अगर बीच में कभी होता है तो उसके आदेश जो है 1 माह, अगर किसी कारण से हो जाते हैं तो 1 माह पूर्व जो है आदेश जारी हो जाते हैं और फिर जब वो पद रिक्त हो जाता है उस दिन से वह प्रभावशील हो जाएगा, ठीक है। और ये सब जो तिथि हैं और उसके अलावा जो उपनियम पूर्व नियम 14 में नहीं बताया है, मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई कर, कई बार क्या होता है कि पदोन्नति होने के बाद कोई ऐसा कोई केस कर्मचारी के खिलाफ हो जाता है अनुशासनात्मक कार्रवाई, तो उसके ज्वाइन करने से पहले की भी इसमें कुछ नियम है, उसके बारे में अपन जो है आगे चर्चा करेंगे कि 14 नियम, तो उसका जो है उल्लेख किया जाएगा। अब इसके बाद है योग्यता से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति। लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा, तो इसको मैंने 2 पार्ट में बनाऊंगा। दूसरा पार्ट आपको जल्दी ही मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चैनल पर उपलब्ध मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी ये जो है अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। शेष जो कंटेंट है, शेष जो अपने 15 पॉइंट अभी और बचे हैं, टोटल 26 पॉइंट है, इसमें 11 पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। शेष जो है मैं अगले वीडियो में मैंने पार्ट में कवर करूँगा। आई होप आप मेरे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं। थैंक यू।